Hello all my dear students, this is Harish Khairnar, your master for current affairs and GK. I welcome you all to उत्कर्ष classes. I hope आप अब तक ये बात सुन चुके होंगे कि किस प्रकार से रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में एक नया मोड़ आ चुका है। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं या जब तक हम ये न्यूज़ सुन रहे हैं तब तक कीव की तरफ रशिया के साइड से बैलिस्टिक मिसाइल का मारा ऑलरेडी किया जा चुका है और कई सारी मिसाइल्स को इवन ये भी माना जा रहा है या भी बोला जा रहा है कि यूक्रेन भी इसका अच्छी तरीके से डिफेंड अपने साइड से कर रहा है। लेकिन अगर हम अब ये इस वीडियो में पर्टिकुलरली ये देखने वाले हैं कि बैकग्राउंड थोड़ा सा जानेंगे, लेकिन मेनली जो होने वाला है कि रिपरकशंस क्या होंगे अगर ये वॉर अब यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लॉन्च हो जाता है, इसके बाद में क्या वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका जताई जा सकती है, किस साइड से क्या हेल्प यूक्रेन को मिलने की संभावना है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। पर्टिकुलरली हमें थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड अगर हम इस चीज का जान लेते हैं तो उसके लिए क्या क्या मुद्दे हैं ये थोड़ा समझना हमारे लिए जरूरी हो जाएगा। वैसे तो मैप के बेसिक से हमें ये पता चलता है कि किस प्रकार से रशिया रिलेट करता है या किस प्रकार से कहां से जुड़ता है यूक्रेन से। हम ये जानते हैं कि यूक्रेन का ये जो इतने देर से चल रहा था, वो जो ट्राई कर रहा था नाटो में आने के लिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए, ये भी हम कई दिनों से देख रहे हैं कि इसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट ये ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि लेकिन क्या ये सिर्फ यही वजह है इस कॉन्फ्लिक्ट के होने की, इसके पीछे कोई और भी रीजंस है, ये भी थोड़ा शॉर्ट में जान लेंगे कि हमारी वजह मेनली अब ये है कि जब वॉर चालू हो चुका है या वॉर शुरू हो चुका है तो उसके बाद में क्या हो सकता है। अब हम एक बार मैप को अगर सही से देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि रशिया का बॉर्डरिंग स्टेट जैसे यूक्रेन अगर बॉर्डरिंग है या फिर वाटर बॉर्डर्स जो है रशिया थोड़ा लैक करता है, प्रॉब्लमैटिक है, तो ब्लैक सी वाला एक इशू भी आपको सामने समझ में आ जाएगा। इसके अलावा अगर बेसिकली आप देखते हैं तो कुछ एरियाज है जो सेपरेटिस्ट के द्वारा डोमिनेट किए जाते हैं, उन एरियाज के बारे में भी जानकारी लेंगे। पहले सारे मुद्दे जो है कॉन्फ्लिक्ट के लिए वो जान लेते हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या हो सकते हैं। बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं तो रशिया चाहता है कि वापस से अपनी पावर को वो अपने पास लेकर आए जैसे यूएसएसआर के पहले वो एंजॉय करता था, यानी 1991 के पहले जैसे एंजॉय करता था। बफर जोन की बात कर लेते हैं तो इंडिया और तिब्बत वाला एग्जांपल याद कीजिए जो हमने डिस्कस किया हुआ है, जिस हिसाब से आप जानते हैं कि तिब्बत भारत और चाइना के बीच में बफर स्टेट के तरीके काम करता था, अब वो वैसा नहीं कर पाता है। बफर जोन अगर नहीं होगा तो डायरेक्टली बॉर्डर्स कनेक्ट हो जाती है और फिर कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा जो है वो ज्यादा तेजी से गर्म होने लग जाता है। ब्लैक सी जैसे कि हमने अभी बात करी कि वाटर बाउंड्रीज के लिए रशिया तरसता है। प्रोटेस्ट इन यूक्रेन, ये तो बड़ी कॉमन सी बात हो गई थी पिछले कुछ दिनों में। अगर हम देखते हैं तो इन दोनों चीजों को आप रिलेट करके देखिएगा कि ईस्ट यूक्रेन का कुछ हिस्सा है जो पर्टिकुलरली ये बात मानना चाह रहा था कि हमारे पास में सेपरेटिस्ट के तरीके हम लोग काम करेंगे और ईस्ट यूक्रेन वाला हिस्सा जो दो रीजन्स है जिसको हम जानते हैं, डोनेस्क वाला रीजन और लुहांस्क वाला रीजन है, वहां पर इवन रशिया ने अभी जो स्टेप उठाया है वो भी हम आगे बात करेंगे क्या स्टेप उठाया है। और क्रीमिया का इन्वेजन 2014 वाला रेफरेंस तो आपको पता है ही। यूक्रेन का नेटो मेंबरशिप 2007 और 2008 वाला रेफरेंस याद कर लीजिए। 2007 और 2008 में इस वाले एरिया में, इस वाले टाइम स्पैन में ये माना जा रहा था कि यूक्रेन रशिया मेंबरशिप चाह रहा था नाटो से, लेकिन रशिया इसके सख्त खिलाफ है। 2014 वाले क्रीमियन पेनिनसुला के इन्वेजन के बाद में मिन्स्क एग्रीमेंट होते हैं, मिन्स्क 1, मिन्स्क 2, वो भी हमने डिटेल में देखे हैं। बट इन जनरल ये तो हो गया सारा उस एरिया का बैकग्राउंड कि क्या होता आ रहा है या अब तक हमने क्या देखा है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो रशिया, हमने देखा कि व्लादिमीर पुतिन ने दो एरिया जिसको हम लोग डोनेस्क और लुहांस्क के नाम से जानते हैं, उन दोनों को एक अलग से कंट्री के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो वो एरियाज अब कॉन्फ्लिक्ट के कारण बन सकते हैं क्या? बिल्कुल बन सकते हैं, मैप के तौर पर समझेंगे। इसके पहले रशिया वॉरफियर्स अब रहे नहीं है, वॉर डायरेक्टली लॉन्च हो चुका है। अब हमारे लिए फियर जो है वो वर्ल्ड वॉर को लेकर होनी चाहिए। पर जो ये वॉर हो रहा है क्या ये फुल फ्लेजेड वॉर होगा? क्या यूक्रेन सही तरीके से इसको डिफेंड कर पाएगी, अपने आप को डिफेंड कर पाएगी? ये भी एक जानने का मुद्दा बन जाता है। पुतिन ने कहा है या फिर ही हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ दिस कि इतने सारे ट्रूप्स वहां पर डिप्लॉय कर दिया है। ये डेटा थोड़ा पुराना है बट इस हिसाब से भी आप समझते हैं तो 1.5 लाख के आसपास ट्रूप्स जो है वो इस एरिया में प्रॉपर हेवी डिप्लॉयमेंट यहां पर करी जा रही है। और अगर थोड़ा आगे की बात सोची जाए वैसे तो बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, लेकिन एटॉमिक अटैक के लिए भी रेडी रहना चाहिए, ऐसी बात कई सारे जो वॉर तज्ञ हैं ये मानते हैं। क्यों ऐसा होगा, क्या इसके पीछे वजह रहेगी, ये भी जान लेते हैं। होता यह है कि यहाँ पर ट्रूप्स जिस प्रकार से या क्रिमियन पेनिनसुला का हम लोग इन्वेजन देखते हैं कि रशिया ने किस प्रकार से किया था, बाद में वहां पर रेफरेंडम कराया, ये सब चीजें, तो ये बहुत पुराना पोजीशन रशिया इस बारे में ले चुका है। जब बैलिस्टिक मिसाइल को फायर कर रहा है या इस प्रकार का पोजीशन रशिया ले रहा है, यहां पर डिफेंसिव नहीं है, ये काफी ऑफेंसिव पोजीशन ली जा रही है। तो यहां पर इनका मानना है कि हम लोग डिमिलिटराइज कर लेंगे। क्या करेंगे, यहां से जब एंट्री करेंगे, प्रॉपर सी बात है, ये एरिया है जो सेपरेटिस्ट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ऐसा पर्टिकुलर एरिया है जो सेपरेटिस्ट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और अगर हम ईस्ट और वेस्ट यूक्रेन को डिवाइड करेंगे तो यहां से वो हिस्सा डिवाइड होते होते बीच में एक डिवीजन आ जाएगा, डिवीजन आ जाएगा। अब बेसिक सी बात है कि अगर यहां से रशिया एनरोल करता है, एंटर करता है, तो उसके बाद में यहां तक आने में उसको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ने वाली है। रशिया चाहता है कि हम लोग यहां तक अंदर आए, डिमिलिटराइज करें यूक्रेन को और उसके बाद में अपना स्टैंड क्लियर करें कि क्या हम यूक्रेन को अखंड रहने देंगे या फिर हम यूक्रेन के कई सारे देशों में हिस्से कर देंगे, जैसे इन दो देशों को हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है एज अ रिपब्लिक ऑफ देयर ओन। ऐसा कर देंगे, ये पोजीशन ये बताई जाएगी। या तो ये चांस है या ये हो सकता है कि ये रिपरकशंस के बारे में बात करें कि वॉर के बाद हमें क्या देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि ईस्ट
और वेस्ट यूक्रेन के तौर पर इस यूक्रेन का डिवीजन दोनों अलग अलग देशों में कर दिया जाए और उसमें ईस्ट यूक्रेन का जो कंट्रोल है वो ये अपने हाथ में ले ले। यहां से वेस्ट का सपोर्ट आने की संभावनाएं ज्यादा है। इसके अलावा भी और जो डेमोग्राफी है वहां की वो कुछ और कहती है, वो क्या है ये भी हम लोग जान लेते हैं। इसके पहले भी ये लोग हो सकता है कि मिनी पार्ट्स में डिवाइड करने के पहले भी कोई और स्टैंड रशिया अपना चेंज कर दे, पर फिलहाल के लिए पुतिन को अपनी आर्मी की काफी भरोसा है। और अगर हम अभी मिलिट्री माइट की बात कर लेते हैं तो वो भी काफी कंपैरेटिंग आपको जान के थोड़ी अचंभा नहीं होगा वैसे तो, पर एक जनरल बात यह है कि काफी लॉसेस होने की संभावनाएं यहां पर जताई जा रही है। लॉसेस होने के पीछे वजह यह है कि यूक्रेन की जो पॉपुलेशन है वो भी अराउंड 4 करोड़ है। वैसे रशिया की पॉपुलेशन उनसे काफी ज्यादा है, काफी कंपैरेटिवली ये बहुत आंकड़ा अलग हो जाएगा। अगर हम मिलिट्री माइट की बात कर लेते हैं तो टोटल फायर पावर के हिसाब से दुनिया भर की रैंकिंग में यूक्रेन का नंबर है 22, और अगर हम रशिया का नंबर की बात कर लेते हैं तो रशिया सेकंड पोजीशन पर आता है। सेकंड और 22 के बीच में लड़ाई होना ये कोई प्रॉपर वॉर नहीं गिना जा सकता है, पर फिर भी यूक्रेन अभी कुछ दिनों से अपने नॉर्मल जो सिटीजन है वहां के उनको भी प्रिपेयर कर रहा था वॉर के लिए। तो इसलिए ये देखा जा सकता है कि जब रशियन मिलिट्री उनके सिटीज में एंटर करेगी उस टाइम पे वो अपने लिए अलग से एक स्टैंड ले सकते हैं, ये सामने हमें देखने को मिल सकता है। अब ये हो गया है कि पुतिन यहां पर वार्न कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि किस प्रकार से रशियन मिलिट्री जब यूक्रेन में एंटर करेगी तो यूक्रेन की साइड से कोई भी हमें वहां पर अपोज नहीं करे, तो ताकि रक्त कम यहाँ पर जो आपका हम बोल रहे हैं कि ब्लड जो है वो कम गिरेगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा रशिया का मानना है, पुतिन का मानना है। और इसी की वजह से हम कह रहे हैं कि पुतिन का अपनी मिलिट्री पे काफी भरोसा है। इसमें और भी चीजें हो सकती है कि इस वजह से अगर यूक्रेन के साइड से कोई वेस्ट कंट्री हेल्प करने के लिए आ जाती है या फिर उनका मिलिट्री माइट कम दिख जाता है, कम पड़ जाता है और यूक्रेन उनको बहुत तरीके से मार गिराती, मार भगाती रशियन फोर्सेस को, अगर इनका जो बैलेंस है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो इस चीज में हमें यह देखने को मिलेगा कि रशिया और भी प्रकार से अपने इन्वेजन को बढ़ा सकती है, बाकी दुनिया के हिस्सों में भी इन्वेजन कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्योंकि अभी उनका अभिमान या स्वाभिमान को अगर ठेस पहुंच जाती है तो ये वॉर, जब एक वॉरलेस सिचुएशन क्रिएट होती है तो बहुत सारी चीजें हैं। रशिया को भी हेवी लॉसेस इनकर करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन ही इस वॉर के फेज से गुजर रहा है, रशिया को भी काफी सारे लॉसेस इनकर करने पड़ेंगे। अब हम ईस्टर्न और वेस्टर्न डिवाइड के बारे में भी जान चुके हैं, जनरल जो जो चीजें थी वो हम लोग जान चुके हैं। अब ये होता है कि ज्योग्राफिकली जान लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है इन दोनों एरियाज के बीच में। बेसिक सी बात है, जैसे मैंने यहां साइड में दिखाया है, आपको ये मैप देख के पता चल सकता है कि ये वाला एरिया जो है ये वैसे तो रशियन स्पीकिंग है, यूक्रेनियन स्पीकिंग है, और इसीलिए ये वेस्ट सपोर्टिंग है, ये इधर वाले लोगों को, अपने वेस्ट वाले लोगों को ज्यादा सपोर्ट करता है और ये रशिया का सपोर्ट नहीं करता है, ये प्रो रशियन नहीं है। वही अगर हम बात करते हैं तो इधर वाला एरिया जो है, जो ऑलरेडी यहां पर 2 लोगों को ये लोग आजाद करा चुके हैं, ये 2 लोग यही तो बात करते हैं क्योंकि रशियन स्पीकिंग है और ये मेजोरिटी ऐसा एरिया है जो रशिया को हेल्प करता है, रशियन सेपरेटिस्ट यहां पर काम करते हैं। कई बार आरोप ये भी लगाए जा रहे थे कि ये जो रशियन सेपरेटिस्ट है ये रशिया के द्वारा ही बैक्ड है, रशियन आर्मी के द्वारा ही बैक्ड है, और ऑटोमेटिकली रशिया अपनी आर्मी धीरे धीरे वहां पर डिप्लॉय करती जा रही थी, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं। जानने के लिए हमारे लिए इतना जरूरी है कि क्या क्या वहां पर करंटली हो रहा है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर कि अगर पॉपुलेशन की हमने बात कर ली, हमने मिलिट्री माइट की बात कर ली, फायर पावर की बात कर ली, अब हम आते हैं कि इस सब के बीच में होता क्या है या सबसे ज्यादा इफेक्ट किस चीज का देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा इफेक्ट यह है कि यूक्रेन को यूरोप का ब्रेड बास्केट माना जाता है या कहा जाता है। हम लोग देख सकते हैं कि यूक्रेन ब्रेड या फिर यानी कि गेहूं के मामले में काफी ऊपर की पोजीशन शेयर करता है। 26.2 मिलियन मेट्रिक टन का गेहूं जो है वो एक्सपोर्ट करता है या उगाता भी है, और उसमें से कुछ बाहर देता भी और खुद भी खाता है उसमें से। तो ये आंकड़ा अगर हम देखेंगे तो यूरोप के लिए सबसे पहली जो बड़ी प्रॉब्लम है वो फूड को लेकर क्राइसिस वहां पर आ सकता है। इवन इजिप्ट इस चिंता में है, ये वाली हेडलाइन हम यहाँ पर देख भी सकते हैं। ये बेसिक सी बात है। इसके अलावा हेवी लॉसेस तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा और कौन सा कंट्री क्या स्टैंड लेता है ये देखने को मिल सकता है। इस वजह से पॉलिटिकली अगर हम देखते हैं कनेक्ट करके तो जो बाइडन की जो रेटिंग है वो काफी गिरती हुई नजर आ रही है। 40 उनकी रेटिंग करंटली हमें देखने को मिलती है, जो पॉपुलैरिटी रेटिंग है उसके हिसाब से भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर वो कोई फर्म स्टैंड नहीं लेते हैं तो उनकी रेटिंग और भी कम होते हुए नजर आ सकती है। इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि भारत के लिए ये क्या मायने रखता है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि ये इंडिया पोजीशन इज इन दिस, हम लोग क्या पोजीशन रखते हैं। भारत के करीब करीब 20,000 स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ते हैं यूक्रेन में, और बहुत पहले स्टैंड ले लिया जाना चाहिए था कि हमने वहां से हमने स्टूडेंट्स को वापस बुला लिया है। कुछ दिनों पहले से हम लोग फ्लाइट्स चला रहे हैं, लेकिन इस अटैक को काफी हम लोगों ने जितना हैवी लिया जाना चाहिए था वैसे लिया नहीं, और उसके बावजूद हम लोग वेट करते रहे और फाइनली एयर इंडिया की उस फ्लाइट्स गई है हमारे स्टूडेंट्स को लाने के लिए। मे बी ऐसा वैसे तो किसी ऐसी फ्लाइट्स को गिराने का काम रशिया के आर्मी के द्वारा होगा नहीं, क्योंकि रशिया और भारत भी काफी अच्छे संबंध शेयर करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर कुछ होता है तो उनकी जान को अभी भी खतरा बना है, तो उनको जल्द से जल्द हमें वापस लेकर आना चाहिए। और हमारे लिए यही कोई भी जो स्ट्रेटेजिक अलायंस की बात होती है तो उसके वो सबसे पहले हमारे सिटीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और वो सबसे पहले हमें डील करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसी चीज होती है जो इसमें एड ऑन होती है, या सच में अगर यूक्रेन का डिविडेशन होता है या डिवीजन होता है, रशिया वहां पर क्या पोजीशन लेता है आगे आने वाले वक्त में, या बाइडन क्या पोजीशन लेते हैं, या वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में क्या बदलाव देखने को मिलता है, इसके अलावा अगर कोई भी अपडेट होगी तो आई रीच आउट टू यू एज सून एज पॉसिबल। अदरवाइज तब तक के लिए हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से मिलिट्री माइट वहां पर इस्तेमाल की जाती है दोनों देशों के द्वारा, और क्या कंडीशन हमें देखने को मिलती है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे और जय हिंद।